डिसाइड किया है कि हमें एक ज़िला स्तरीय बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए। उस प्रस्ताव के बारे में और आगे की जानकारी आदरणीय शर्मा जी हमारे प्रवक्ता आपको देंगे। सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। देखिए, जब जब देश का किसान, मजदूर और गरीब परेशान होता है तो उसकी परेशानी उठाने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी का होता है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते या ना जीते, पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रतिपक्ष में बैठ के, विपक्ष में बैठ के और सत्ता में बैठ के हमेशा अगर कोई काम किया है तो गरीब, मजदूर और किसान की आवाज़ उठाई। हमारे नेता स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी जी, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने राजनीति आरंभ की और उनसे सीखा, हमने हमेशा उनमें एक चीज़ पाई कि वो हमेशा ये कहा करते थे कि जब भी कोई ऐसी समस्या आती थी तो तुरंत हम लोगों को बुलाते थे और कहते थे कि इसका एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए, इसका एक विरोध करना चाहिए। और वो जैसे किसानों का काला कानून आया, जैसे ही ऐसे कोई नियम आते थे तो कई बार तो पार्टी के निर्देशों का भी इंतज़ार नहीं करते थे और वो उसकी शुरुआत कर देते थे। और इसका उदाहरण है कि कई बार उन्होंने संसद में वो मांगे उठाई जो बाद में चल के 5 साल बाद चर्चा का विषय बनी। ऐसे संवेदनशील नेता थे हमारे सुंदरलाल जी, जो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, एक मार्गदर्शक रहे हैं। और उन्होंने हम लोगों को हमेशा जनतंत्र और जनतंत्र में राजनेताओं की, कार्यकर्ताओं की, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका के बारे में हमेशा हम लोगों को शिक्षा दी। हमारे सुंदर भैया दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं हैं और 11 मार्च उनकी पुण्यतिथि है। जब उस दिन ये बात हम लोगों की चर्चा में आई 16 फरवरी को कांग्रेस की मीटिंग में, हमारे सब वरिष्ठ जनों की मीटिंग में ये चर्चा आई कि हमारे देश का किसान, मजदूर, गरीब इस समय परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि है। तो ऐसे समय में हम सब वरिष्ठ जनों ने तय किया कि हम लोगों को भी रीवा जिले में के अपने पीड़ित वर्ग की मदद के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। एक प्रस्ताव हुआ कि सुंदर भैया की जो पुण्यतिथि है 11 मार्च, उस दिन को हम लोग एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, एक बड़ा कांग्रेस का कार्यक्रम करेंगे और उसमें और आगे की रणनीति पे विचार करेंगे। और उस दिन के सम्मेलन को हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग किसान स्वाभिमान सम्मेलन के नाम से एक बड़ा हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन स्थानीय पंथर पार्क में 11 मार्च को करेंगे। और अब उसकी हम लोगों ने एक रूपरेखा तय कर ली। कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे माननीय नेता श्री कमलनाथ जी आए थे। अभी हमारे सारे कांग्रेस जन ने संभागीय सम्मेलन उनके नेतृत्व में किया, एकत्रित हुए सभी लोग। और आज हम लोगों ने ये तय किया कि आज हम लोग आपके माध्यम से अपना आगे का कार्यक्रम अपने जिले के सब लोगों को अवगत कराएंगे कि किस तरीके से हम लोग 11 मार्च के सम्मेलन की तैयारी करेंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काले कारनामे भी पता चले और साथ ही साथ 11 मार्च को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के साथ ही लड़ाई का आगाज़ करें। उसका कार्यक्रम सिलसिलेवार ढंग से बन गया है। हाँ, इस पर बन गया। सभी आदरणीय कमलनाथ जी से कल मेरी बात भी हुई थी इस बारे में। उनके निर्देशानुसार और उनकी आज्ञा के बाद हमने ये कार्यक्रम निर्धारित किया है। और इस कार्यक्रम में 1 से लेकर 8 तक मैं पूरे बाकी सीनियर लीडर्स के साथ पार्टी के ज़िले में घूमूंगा। और 11 तारीख को हम एक अच्छे बड़े किसान सम्मेलन की, मजदूर सम्मेलन की हम एक मूर्त रूप देंगे। तो इसमें तिथियां इस तरह से हैं कि 1 मार्च को, जो कि कल है, मेरा त्योंथर विधानसभा का दौरा रहेगा। 2 को देवतालाब रहेगा, 3 को गुड़ रहेगा, 4 को मनगवा रहेगा, 5 मऊगंज रहेगा, 6 सिमरिया विधानसभा रहेगी, 7 सिरमौर विधानसभा रहेगी और 8 को हम लोग रीवा विधानसभा का कार्यक्रम करेंगे। ये इसकी रूपरेखा है, मैं इसकी एक प्रति आपको दे भी दूंगा।
पद्मधार पार्क रहेगा, पद्मधार पार्क रहेगा। ऐतिहासिक स्थल है, बड़े बड़े आंदोलन वहाँ से शुरुआत हुई है। तो अगर इसको सम्मेलन में खास क्या रहेगा? सम्मेलन में दो मुद्दे रहेंगे खास। एक तो रहेगा किसान की स्थिति आज जो देश में है और उसके लिए कैसे किसान की लड़ाई लड़ी जाए। दूसरा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई से लेकर के पंचायत तक अपनी नीतियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरह से आम आदमी और किसान की कमर तोड़ी है, उसके खिलाफ ये एक जंगी प्रदर्शन की होगा। सरकार कहती है कि आप लोग विरोध करते हैं लेकिन निदान नहीं बताते, तो क्या इसमें आप मुझे स्वयं बताइए, आप किसी गाड़ी से चढ़ करके आए होंगे, 100 रुपये लीटर पेट्रोल का क्या निदान है? उसमें टैक्स कम करिए। बगल के यूपी में 10 रुपये कम है टैक्स, दिल्ली में 12-15 रुपये कम हो जाता है। तो निदान क्या है? निदान है कम करिए जो आपने लूट मचा के रखी हुई है। सरकार की आर्थिक नीतियाँ बहुत ही खराब हैं क्योंकि इनके पास कोई आर्थिक नीति बनाने वाला नहीं है। पहला निदान ये। दूसरा, विधायक सांसद जनता के पास जाते नहीं हैं, जनता इनसे कहाँ मिले इनको पता नहीं है। और अब पता नहीं कि कट पहुँचता है कि सबका सेट है मामला, कि पटवारी से लेके तहसीलदार से लेके पंचायत तक, कोटेदार तक हर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और जनप्रतिनिधियों को दिख नहीं रहा। तो उन पे नकेल कसें। अगर नकेल नहीं, देखिए जब जनप्रतिनिधि आपका ना सुने, आपके विधायक और सांसद बहरे हो जाएं, उनके कान में पैसे और पावर की ठूस घुस जाए और प्रशासन निरंकुश हो जाए और जनता पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए, तो उस आत्मनिर्भरता को दिखाने के लिए हम लोग ये आंदोलन करेंगे। बीजेपी से नामकरण पर उतार जैसे आज लाखालेश्वर स्कूल में बोलबाला कर दिया गया था विज्ञान महाविद्यालय। विज्ञान में आज जो है श्यामा लाखालेश्वर प्रसाद का नाम मुखर्जी बदल लॉ दिया। कॉलेज का आज अनाउंसमेंट किया है डॉक्टर मोहन यादव। अच्छा, मैंने देखा नहीं है। मंत्री जो आए थे उनकी ईसीएम के दोनों लगा के चलेंगे। अडवाणी जी का देखते हैं कहाँ चुने हुए हैं। कल कांग्रेस का चुनवाने की इनकी पुरानी। हाँ, कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम था जी। संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन था जी। और कांग्रेस ने उसमें एक नवाचार किया है। जैसे पहले भी एक ही मंच बनते थे, कल 2 मंच देखे गए। तो वरिष्ठ नेता जो थे, बहुत पुराने सीनियर लीडर थे, वो मुख्य मंच में ना बैठ करके उनको दूसरे मंच में बैठाया गया। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस यहाँ अपने आप में बताना चाहती कि मैं 2 गुटों में हूँ, 3 गुटों में हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मंची व्यवस्था से कोई गुट होता है। संभाग का कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, लीडर्स बहुत सारे आए हैं, हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। तो हो सकता है कि उनको 2 मंचों में डिवाइड करना पड़ा हो, कुछ सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल भी होते हैं, लेकिन मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे, चूँकि आपको मालूम है मेरे पास कोई पद नहीं है पार्टी में, तो मैं इसकी मंची व्यवस्था का जिम्मेदार नहीं था, लेकिन जो थे सोच के कुछ किए। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद आप भी एक बड़े नेता के रूप में रीवा में जाने जाते हैं, ये लोगों के ये मानना है। फिर आप तो शुरू से हैं, आपको बहुत सारे पूर्व विधायक भी वहाँ बैठे थे। एक एक्चुअली क्या है, देखिए जी, कि बड़ा कार्यक्रम था संभाग स्तर का। 30 विधानसभा है, 30 विधानसभा के कैंडिडेट आएंगे, लोकसभा कैंडिडेट्स आएंगे, सब जिलाध्यक्ष आएंगे। तो सब अगर एक मंच पे बैठते तो एक अव्यवस्था का वातावरण बनता। उसको किसी तरीके से ये कोशिश की गई कि 2 भाग इसलिए कर दिए गए कि जिससे मंच पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, दिक्कत ना हो। इस कारण उन्होंने एक कैटेगरी की। और रह गई बात कि इन्होंने या किसी ने उसमें क्या भूमिका है, तो देखिए ये कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी संगठन की थी, जिला संगठन की थी। और जिला संगठन ने अपनी एक रूपरेखा बनाई और तैयार की। मुझे लगता है अच्छा कार्यक्रम हुआ, संचालन भी अच्छा। अभी जो आपका ये 2 मंच बने थे, टीम ए बी कुछ कह रहे हैं कि जो टीम बी थी वो G23 थी। आपकी बड़ी नहीं भाई, मैं खुद ही G20 टीम में था आपकी नजदीक और ये टीम में थे।
कल वहाँ व्यवस्था ये थी पर्दा कि भी ये बीच में टीम लगा में दिया थे, गया है, पर्दा पर भी बी लगाया गया था कि टीम दूसरा मंच कमल मैं बी टीम में था, पर आप दोनों साथ में नहीं, पर्दा जो लगा था वो ये नहीं कर रहा था कि चिरमन से झांक भी ना सके मंच की वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मंच दिख रहा था और कोई तरीका यही था कि दोनों मंच जोड़ देते तो और बड़ा बनता, तो बड़ा बनता थोड़ा भगदा। मैं सभी मीडिया ग्रुप से आए हुए अपने मीडिया के साथियों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप कम समय में आए और हमारी बात यहां पर सुनने के लिए तैयार हैं। आज देश का किसान और आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। समस्याओं पे समस्याएं उसके ऊपर डाली जा रही हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है केंद्र सरकार की किसानों से और भारतीय जनता पार्टी की कि इस तरह के 3 काले कानून वो लेकर के आए, जिसमें वो किसान की खेती, किसान की एमएसपी और अंतोगत्वा एसडीएम के माध्यम से किसान की ज़मीन भी उद्योगपतियों के नाम कर देंगे। जब मैं किसान की बात करता हूं तो सिर्फ किसान प्रभावित नहीं होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। जब एक किसान पीड़ित होता है, उसकी आय में कमी होती है, उसकी ज़मीन जाती है, तो उसकी खेत में काम करने वाले मजदूर की भी आय और रोजी रोटी पे उसका प्रभाव पड़ता है। बिल पर्याप्त नहीं थे तो केंद्र सरकार ने सोचा अब आम आदमी के ऊपर क्या नई समस्या डाली जाए। पता नहीं आगे की क्या रणनीति है, कौन कौन सी तेल की कंपनियां ये अदानी और अंबानी को देने वाले हैं। उन्होंने बोला आप कुछ मत करिए, हम अभी से रेट ऐसा बढ़ा देते हैं, 100 से 200 रुपए कर देंगे कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस बना बनाया बिजनेस ले लीजिएगा। पीड़ित किसान और ज़्यादा पीड़ित किया जा रहा है महंगाई के कारण, और इस महंगाई से आम आदमी, छोटे व्यापारी, गृहिणियां, छात्र, कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस समय इसके द्वारा पीड़ित महंगाई से नहीं है। जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो उस पर निर्धारित सारी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे देखिए नाम बदलने की शुरुआत तो शिवराज जी ने कर ही दी थी। शिवराज सिंह चौहान जी से उन्होंने संज्ञा ले ली मामा की। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, अब मामा की क्वालिटी देखनी पड़ेगी। मामा तो कृष्ण भी थे, मामा तो कंस भी थे, अब कौन से मामा हैं, तो नाम से तो कुछ होता नहीं है। मेरा ये कहना है कि नाम बदलने से नहीं होगा, नीतियां बदलने से होगा, और जो संस्थाएं हैं उनका गुणवत्ता बदलने से होगा। और जब बच्चे, चूँकि आपने मसलन यहाँ पर चर्चा की किसी यूनिवर्सिटी की, इस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो कहाँ पर लगेंगे उसकी भी बात करनी पड़ेगी सरकार को। और सरकार के पास कोई विजन नहीं है। विजन होगा कैसे? सरकार तो विधायक खरीद के बनी है। किसी तरह से शिवराज सिंह चौहान जी अपनी कुर्सी नरोत्तम मिश्रा जी और वीडी मिश्रा जी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो विजन एक ही है, सत्ता को पकड़ के रखो, नाम बदलते रहो, जनता को बरगलाते रहो, और झूठ का तेजी से प्रचार करो। नाम बदलने से कुछ नहीं हो, गुणवत्ता लाएं। 2018 में भाजपा को हरा दिया था जनता ने, इस बार और मजबूती से हराएगी कि 5-7 सीट ही आए, जिससे खरीद फरोख्त कितनी करेंगे। अब 100-150 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पता नहीं है मुझे, इस सरकार में 100-150 भी खरीदा जा सकता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों के साथ, कुछ भी हो सकता है। नगर निगम में अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, और जो विपक्ष है वो कोई भी जो है
जो कोई बयान नहीं आ रहे, इससे कहाँ तक सहमत हैं? अवैध अगर है अतिक्रमण तो अवैध शब्द अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन अवैध अतिक्रमण अवैध बना करके हटाया जा रहा है, जो 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, पुराने हैं आपके। देखिए, मतलब उनको चीन करके मतलब मेरी यही समस्या है कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध की मुझे परिभाषा ही नहीं मालूम। अवैध की परिभाषा मुझे मालूम नहीं है। अवैध की परिभाषा किसान और गरीब की जगह या जमीन है, या बड़े बड़े बिल्डरों को जमीन दे करके, सरकार की जमीनें कौड़ियों के दाम पे दे करके बड़े बड़े वैध मॉल बनाने हैं। क्या ये वैधता की परिभाषा है? पहले ये क्लियर करे भारतीय जनता पार्टी। सर, अभी नए बस स्टैंड में जी नए बस में पीछे दुकानों में दीवार चुनी गई, मुगल कालीन याद दिलाता है कि चुनवा देंगे, और इस पर मैं जिले में आता हूं, हमारे जिले में तो एक बड़ी अनोखी सी स्थिति है। आम आदमी किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में जाकर के आप पूछ लीजिए, उनसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछिए, जितने लोग पात्र हैं क्या उनके राशन कार्ड बन रहे हैं? राशन कार्ड शिवराज जी और उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा क्योंकि उनके पास भरा हुआ है, लेकिन एक गरीब के लिए राशन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका जीवन उस पर आधारित होता है। गरीबी रेखा, हमारी कांग्रेस की सरकार ने गरीबी रेखा में जो आते थे पेंशनधारी, उनको 300 से 600 कर दिया, और वो 600 रुपए लेने के लिए अब बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। सरपंच से लेके तहसीलदार कार्यालय से लेकर के कलेक्टर के ऑफिस तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पटवारी सीमांकन से लेकर के फसल चढ़ाने तक के मोटे दाम ले रहे हैं। तहसीलदार का भी उसमें कट है। एसडीएम कलेक्टर तो बहुत बड़े अधिकारी हो जाते हैं। मारी मारी जनता घूम रही है, और अब थोड़ी गर्मी के बाद पेयजल संकट भी आ गया है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन मदमस्त है। जनता के इस स्थिति में जब प्रशासन ना सुने, जब प्रशासन में सुनवाई ना हो आम जनता की, जो कि आम जनता के सेवक हैं, तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का काम होता है कि वो जाएं और जनता की बात रखें। लेकिन जनप्रतिनिधि तो सत्ता के मद में मस्त हैं। 8 विधायक और सांसद ना ये लोगों के पास जाते हैं, ना ये अपने लोगों की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि जनता इनको वोट दे या ना दे, ये तो खरीद फरोख्त करके सरकार बना ही लेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से अपने विंध्य को और जिले को बता देना चाहता हूं कि जो काले कानून ये 3 आए हैं, इसमें जितनी मोहर नरेंद्र मोदी जी की है, उतनी ही मोहर जनार्दन मिश्रा जी ने भी इसमें लगाई है, क्योंकि वो भी एक संसद के सदस्य हैं। उतने ही कलम में दम है जितना नरेंद्र मोदी जी के, और इन सब ने मिलकर काला कानून पारित किया है। इसलिए जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के इससे बच नहीं सकते हैं। इस पे उनको बात करनी पड़ेगी, और किसान का जो आंदोलन चल रहा है इससे वो बच नहीं सकते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों की एक मीटिंग हुई थी 16 फरवरी को। उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए